हेलो बच्चों। तो पिछले वीडियो में आप लोगों ने देखा था कि किस तरीके से न्यूटन ने वैश्विक गुरुत्वाकर्षण नियम बताया था और उस नियम में हमने दो पिंडों पर लगे हुए आकर्षण बल के पूरी तरह से समीकरण को देखा था और जी के मान को ज्ञात किया था। तो इस वीडियो में हम देखना की शुरुआत करते हैं कि जब न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण नियम बनाया तो उसको प्रतिपादित करने में केपलर की क्या भूमिका थी। आपको याद होगा शायद कुछ वीडियो पहले हमने केपलर के नियम को पढ़ा था, केपलर के 3 नियमों को पढ़ा था, जहाँ पे हमने ये चर्चा की थी कि कैसे केपलर ने ग्रहों की गति के बारे में अध्ययन किया था। तो हमारे इस वीडियो में भी हमें क्या करना है, न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम, न्यूटन ने जो नियम दिया था उसको प्रतिपादित करने में उन्होंने किस तरीके से केपलर के नियमों का इस्तेमाल किया, तो केपलर की भूमिका क्या थी उनके इस नियम को प्रूफ करने में। ठीक है, तो देखते हैं, शुरू करते हैं अपने इस मुद्दे को। और यहाँ पर यदि कोई पिंड या फिर यदि कोई ग्रह सूर्य की परिक्रमा करता है, तो यदि कोई ग्रह सूर्य की परिक्रमा करता है तो उस पर अभिकेंद्रीय बल क्या होता है, इसका वीडियो भी हमने देखा हुआ है। इस अभिकेंद्रीय बल का सारा डिटेल अभिकेंद्रीय बल वाले वीडियो में देखोगे आप तो आपको समझ आ जाएगा कि अभिकेंद्रीय बल क्या होता है। तो उस पर अभिकेंद्रीय बल प्रयुक्त होता है। चलें, ये वाली बात को, ये वाले वाक्य को हम आकृति के माध्यम से थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं कि जैसे कि ये हमारा सन, यहाँ पे सन सूर्य और सूर्य की परिक्रमा करने वाला ग्रह, ये हमारा सूर्य है और सूर्य की परिक्रमा करने वाला ये ग्रह। ठीक है, अब ग्रह कहाँ है, यहाँ पर ग्रह उपस्थित है। तो सूर्य ये इस तरीके से परिक्रमा करेगा क्योंकि ये वृत्ताकार पथ पर परिक्रमा करेगा, तो ये इस तरीके से v उत्पन्न करेगा। v यानी इतने वेग से ये इस वृत्ताकार पथ पर परिक्रमा करेगा। इसके साथ साथ पे यहाँ पर अभिकेंद्रीय बल लगेगा और ये बल को हम F अक्षर से दर्शाएंगे। इन दोनों के बीच की दूरी क्या हो जाएगी, ये दूरी जो है वो R होगी। लगने वाला बल जो है वो F होगा और इनके बीच की दूरी जो है वो R होगी। अब आप ये सोच रहे होंगे कि हमने केपलर के नियम में तो ये पढ़ा था कि सूर्य के इर्द गिर्द कोई भी ग्रह यदि परिक्रमा करता है तो वो दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में परिक्रमा करता है। ठीक है, तो दीर्घ वृत्ताकार, इस बात को भी हम समझ लेते हैं कि दीर्घ वृत्ताकार कक्षा कुछ इस तरीके से, लेकिन यहाँ पे हम ग्रह के रूप में हमने पृथ्वी को लिया हुआ है। और पृथ्वी को अगर आप देखोगे तो धीरे धीरे अगर ये दीर्घ वृत्त को थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का छोटा करने जाओगे तो एक समय ऐसा भी आ सकता है कि वो जो कोई एक ग्रह ऐसा भी हो सकता है कि जो वो वृत्ताकार कक्षा में भी परिक्रमा कर सकता है। तो उसी तरीके से हमने उसी ग्रह का इस्तेमाल किया हुआ है जो वृत्ताकार कक्षा में परिक्रमा करता है। अब जब दीर्घवृत्त से वृत्ताकार कक्षा कन्वर्ट होगी तो हमने दीर्घवृत्त में क्या देखा था, 2 नाभियां होती हैं ना, F1 F2। याद आ रहा है आप लोग, केपलर के नियम में हमने देखा था कि दीर्घवृत्त के 2 नाभियां होती हैं। लेकिन जब ये दीर्घवृत्त धीरे धीरे किसी ग्रह के लिए वृत्ताकार कक्षा बन जाता है तो ये दोनों की दोनों नाभियां एक केंद्र पर उपस्थित हो जाती हैं और सूर्य उसी केंद्र पर रहता है। तो आपको ये बात क्लियर होगी कि ग्रह जो है वो दीर्घवृत्ताकार कक्षा में तो परिक्रमा करते ही हैं, लेकिन दीर्घवृत्ताकार करते करते कुछ ग्रह ऐसे भी होते हैं जो वृत्ताकार कक्षा में भी परिक्रमा करते हैं। और जब वो वृत्ताकार कक्षा होती है तो दोनों नाभियां जो दीर्घवृत्त की हैं वो वृत्त के केंद्र में रूपांतरित हो जाती हैं। ठीक है, तो ये सारी बातें थी
इस ग्रह के परिक्रमा की। चलो तो हम फिर से एक बार इस स्टेटमेंट पे ध्यान देते हैं कि यदि कोई ग्रह सूर्य की परिक्रमा करता है तो उस पर एक अभिकेंद्री बल लगता है। ठीक है, तो ये बल कितना होगा देख लें यहाँ पर हम, F इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर। ये जो है ये अभिकेंद्रीय बल इतना प्रयुक्त करेगा ये ग्रह सूर्य की तरफ। ठीक है, अब इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें हैं इसको हम इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं। इक्वेशन नंबर 1, अब इक्वेशन नंबर 1 देने के बाद इसके अंदर के घटकों का विवरण थोड़ा देख लेते हैं। तो F क्या है, जैसा अभी अभी हमने समझा, F है अभिकेंद्री बल जो कि ग्रह से सूर्य की ओर लगाया जा रहा है, अभिकेंद्रीय बल। M क्या है, उस ग्रह का द्रव्यमान, ग्रह का द्रव्यमान। ठीक है, अब V क्या है, ये ग्रह जो परिक्रमा कर रही है इसके द्वारा जो ये वेग है, जितने वेग से परिक्रमा कर रही है तो उसका वेग यानी कि ग्रह का वेग। और R के बारे में तो आप समझ ही रहे होंगे कि सूर्य से ग्रह के बीच की दूरी, सूर्य से ग्रह के बीच की दूरी जो कि वृत्ताकार पथ की त्रिज्या होगी, जो कि वृत्ताकार पथ की त्रिज्या होगी। तो इस तरीके से ये समीकरण F इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर ये आपको क्लियर हो रहा होगा। चलें, इस समीकरण के बाद हमने छोटी क्लास में एक और समीकरण पढ़ा हुआ है जिसे हम कहते हैं v यानी कि वेग बराबर तय की गई दूरी बटे समय। ठीक है, ग्रह वेग बराबर तय की गई दूरी बटे समय। यहाँ पर देखें तय की गई दूरी, तो यह ग्रह कौन सी दूरी तय कर रहा है, ये वाली दूरी तय कर रहा है। अब ये दूरी क्या है, इस वृत्त की परिधि है। तो हम लिख सकते हैं कि v वेग को हम v लिख सकें या फिर वेग ही लिखते हैं, वेग बराबर तय की गई दूरी यानी वृत्त की परिधि बटे समय, वृत्त की परिधि बटे समय। ठीक है, अब वृत्त की परिधि को आप सब जानते हो, वेग को हम v अक्षर से दर्शाते हैं v, और वृत्त की परिधि होती है 2 पाई r, बटे समय को हम t अक्षर से दर्शाते हैं, समय को हम t अक्षर से दर्शाते हैं। तो ये हमारा बन जाएगा इक्वेशन नंबर 2, ये बनेगा हमारा इक्वेशन नंबर 2। अब समीकरण 2 को आप देखो, समीकरण 2 को समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 2 को समीकरण 1 में रखने पर क्या होगा, चलो रखते हैं। समीकरण 2 क्या है दिख रहा होगा आपको, 2 पाई r अपॉन टी, और समीकरण 1 क्या है, एम वी स्क्वायर अपॉन r। तो F इज इक्वल टू ये समीकरण 1 एम वी स्क्वायर अपॉन r। ठीक है, अब ये v की जगह पे हमको क्या रखना है, 2 पाई r अपॉन टी रखना है। तो F इज इक्वल टू m अपॉन r और v की जगह पर 2 पाई r अपॉन टी का वर्ग। क्लियर हो रहा है सभी को। समीकरण 2 क्या है, 2 पाई r अपॉन टी, इसको हमने ये समीकरण 1 में रख दिया v की जगह पर, और v है v स्क्वायर, तो v स्क्वायर यानी कि 2 पाई r अपॉन टी का स्क्वायर। चलो आगे सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं हम। तो m अपॉन r कुछ इसी तरीके से रहेगा और ब्रैकेट में बन जाएगा 4 पाई स्क्वायर r स्क्वायर टी स्क्वायर। क्लियर हो रहा है,
पूरा होल स्क्वायर था, तो हमने इसके अंदर के जितने भी टर्म्स हैं उन सभी को स्क्वायर कर दिया। चलो आगे बढ़े, 4 को बाहर ले लें, 4m पाई स्क्वायर r स्क्वायर अपॉन t स्क्वायर r। तो f इज इक्वल टू क्या मिल रहा है आपको इस समय? f इज इक्वल टू मिल रहा है 4m पाई स्क्वायर r स्क्वायर अपॉन t स्क्वायर r। अब क्या करेंगे, दोनों यानी अंश तथा हर में, अंश तथा हर में, अंश तथा हर में r से गुणा करने पर, अंश तथा हर में r से गुणा करने पर, यानी ऊपर नीचे दोनों तरफ क्या करना है हमको? r से गुणा करना है। चलो r से गुणा करते हैं। f इज इक्वल टू 4m पाई स्क्वायर r स्क्वायर अपॉन t स्क्वायर r मल्टीप्लाइड बाय r बटे r। एक बात आपको मैं याद दिला दूं, यहाँ पर हम न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम को प्रतिपादित करने में केपलर की भूमिका निभा रहे हैं। तो न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम में हमने देखा था कि एक समीकरण बन रहा था, उस समीकरण को मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, F इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन r स्क्वायर। तो इसी चीज़ को हमको यहाँ पर प्रूव करना है। हमको क्या प्रूव करना है? F इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन r स्क्वायर, ये हमको प्रूव करना है। क्योंकि ये समीकरण किसका था? याद होगा आपको कि न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम के 2 समीकरण हुआ करते थे। F इज प्रोपोर्शनल टू m1 m2, F जो है समानुपाती है m1 m2 के, और दूसरा समीकरण था F जो है प्रतिलोमानुपाती है 1 अपॉन r स्क्वायर के। तो हम इस सारी प्रक्रिया से क्या कर रहे हैं? F जो है प्रतिलोमानुपाती है 1 अपॉन r स्क्वायर के, इस मुद्दे को स्पष्ट कर रहे हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम इसी के साथ आगे बढ़ें तो हमारा ये समीकरण आगे बढ़ रहा है और हम कुछ लिखेंगे इस तरीके से, F इज इक्वल टू 4m पाई स्क्वायर r क्यूब अपॉन t स्क्वायर r स्क्वायर। ठीक है, r स्क्वायर हो गया ये। आगे बढ़ते हैं, अब आगे बढ़ाएं हम, यहाँ पर कुछ यहाँ पर लिख देते हैं एक बार। ये रही चीज। चलो ठीक है, इसको आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं, थोड़ा सा आगे पीछे कर दें। F इज इक्वल टू 4m पाई स्क्वायर r क्यूब अपॉन r स्क्वायर को अंदर ले लें, r स्क्वायर और t स्क्वायर। ठीक है, आप सोच रहे होंगे अभी तक केपलर अभी तक क्यों नहीं आए, तो अब केपलर का काम शुरू हुआ। आपने देखा, इस ब्रैकेट को देखेंगे हम, यहाँ पर इस ब्रैकेट को देखने की कोशिश करें कि r क्यूब अपॉन t स्क्वायर। हमने केपलर के तीसरे नियम में पढ़ा था। केपलर का तीसरा नियम शायद आपको याद होगा, फिर से एक बार याद दिला दूँ मैं आपको कि t स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू r क्यूब, t स्क्वायर इज इक्वल टू k r क्यूब, और k इज इक्वल टू t स्क्वायर अपॉन r क्यूब। ठीक है, याद आ रहा है ये? तो k इज इक्वल टू t स्क्वायर अपॉन 2, तो हम लिख सकते हैं कि 1 अपॉन k। जब इसका हमने गुणात्मक प्रतिलोम लिया तो इसका भी ले लेंगे r क्यूब अपॉन t स्क्वायर। तो 1 अपॉन k इज इक्वल टू r क्यूब अपॉन t स्क्वायर। ठीक है, तो ये जो r क्यूब अपॉन t स्क्वायर है, यहाँ पर देखिए इस इक्वेशन पे हम फिट करते हैं इसको। अगर मैं इक्वेशन नंबर इसके अंदर अगर ये मैं 1 अपॉन k को डाल दूँ तो क्या बन जाएगा? देखो यहाँ पर f इज इक्वल टू 4m पाई स्क्वायर r स्क्वायर, और ये हो गया 1 अपॉन k। चलो 1 अपॉन k को थोड़ा सा पीछे ले लेती हूँ मैं, यानी कि f इज इक्वल टू 4m पाई स्क्वायर अपॉन k इज 1 अपॉन r स्क्वायर।
तो हमको सिद्ध क्या करना है, शायद आपको फिर से एक बात बताऊं मैं यहाँ पर, हमको सिद्ध करना है f जो है वो प्रतिलोमानुपाती है 1/r² के, f इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। जैसा हम अक्सर पढ़ते आए हैं कि प्रोपोर्शनलिटी का चिन्ह हटाने के लिए हमको बराबर और स्थिरांक लगाना पड़ता है। तो अब यहाँ पर हमको क्या करना है, प्रोपोर्शनलिटी यानी समानुपात का चिन्ह लगाना है, तो क्या करना पड़ेगा, बराबर और स्थिरांक को हटाना पड़ेगा। यहाँ पर अगर आप देखो ये पूरा ब्रैकेट, ये पूरा हिस्सा एक स्थिर अंक है। देखते हैं कैसे, 4 का अंक फिक्स, m क्या है, इस ग्रह का द्रव्यमान है जो कि पूरी तरह से स्थिर होगा, यानी कि फिक्स होगा, वो चेंज हो सकता नहीं है, अचरांक होगा। तो 4 भी स्थिर है, ग्रह का द्रव्यमान भी स्थिर है, पाई का मान तो आप जानते ही हो 3.14 होता है, और k जो है वो अचरांक है, जो कि यहाँ पर किसने बताया था, केपलर ने बताया था। तो k भी अचरांक है। तो ये पूरा का पूरा ब्रैकेट क्या हो गया, अचरांक हो गया, यानी कि कांस्टेंट हो गया। तो जब मैं इक्वल टू और इस ब्रैकेट दोनों को हटा देती हूँ तब क्या लग जाता है, प्रोपोर्शनलिटी का चिन्ह लग जाता है और हमें ये वाला समीकरण प्राप्त होता है। तो आप देखोगे हमें इसी चीज को प्रूव करना है कि इस ग्रह पर लगने वाला अभिकेंद्रीय बल इनके बीच की दूरी के वर्ग के प्रतिलोमानुपाती होता है। तो न्यूटन के सेकंड वाले स्टेटमेंट, न्यूटन का ये सेकंड स्टेटमेंट है। फर्स्ट स्टेटमेंट F इज प्रोपोर्शनल टू m1 m2, उसको नहीं, जो सेकंड स्टेटमेंट था F इज प्रोपोर्शनल इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r², यानी कि F प्रतिलोमानुपाती है 1/r²। को इसी मुद्दे को हमने इस पूरे विवरण में स्पष्ट किया है और यहाँ पे केपलर ने अपनी भूमिका निभाई है इस समीकरण को प्रूफ करने के लिए। फटाफट फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं हम इस चीज़ को, क्योंकि आपको एग्जाम में ये बहुत ही कम से कम 3 से 3 नंबर का पूछा जाता है, तो इसे हम फटाफट एक बार रिवाइज करते हैं। तो प्रश्न क्या है, प्रश्न है न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम को प्रतिपादित करने में केपलर की भूमिका। तो न्यूटन ने जो नियम बनाया था उसे प्रतिपादित मतलब उसको पूरा करने के लिए केपलर ने अपनी क्या भूमिका निभाई। तो न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम में हमको 2 इक्वेशन मिले थे, F इज प्रोपोर्शनल टू F समानुपाती है m1 m2 और F प्रतिलोमानुपाती है 1/r² के। तो हमको ये 1/r² को ही क्या करना है, प्रूव करना था। 1/r² को ही हमने इस पूरे मुद्दे में प्रूव किया हुआ है। चलो देखते हैं कैसे प्रूव होगा। तो प्रूव करने के लिए सबसे पहले यदि कोई ग्रह सूर्य की परिक्रमा करता है, यदि कोई ग्रह सूर्य की परिक्रमा करता है तो उस पर एक बल लगाता है, ये बल जिसे हम क्या कहते हैं, अभिकेंद्री बल कहते हैं। तो जब बल प्रयुक्त होता है तो बल के लिए हम देखें यहाँ पर इक्वेशन बनेगा F इज इक्वल टू mv²/r, जिसे हम नाम देंगे इक्वेशन नंबर 1। आगे बढ़ते हैं, अब इस इक्वेशन में कौन कौन सी चीज़ें हैं उसके बारे में समझ ले। तो F यानी कि अभिकेंद्रीय बल, m जो है ग्रह का द्रव्यमान है, v क्या है, ग्रह का वेग है, r सूर्य से ग्रह के बीच की दूरी, सूर्य से ग्रह के बीच की दूरी यानी त्रिज्या। तो इस तरीके से हमने इस समीकरण का विवरण देखा। अब देखते हैं अगला समीकरण, वेग बराबर तय की गई दूरी बटे समय। अब कितनी दूरी तय की जा रही है, ये वाली दूरी। अब ये वृत्ताकार पथ है तो स्वाभाविक है ये दूरी क्या होगी, इस वृत्त की परिधि होगी। तो वेग बराबर वृत्त की परिधि बटे समय। इक्वेशन के फॉर्म में लिखते हैं v इज इक्वल टू 2πr/t, इक्वेशन नंबर 2। समीकरण 2 को समीकरण 1 में रखते हैं, समीकरण 2 ये वाला, समीकरण 1 ये वाला, तो 2 को 1 में रखते हैं। तो ये था आपका समीकरण 1 जिसमें हमने इस 2 को यानी कि v की वैल्यू को पुटअप किया है। तो m/r और 2πr/t को यहाँ पर रख के इसका वर्ग, m/r ऐसे ही रहेगा। अब वर्ग कर देते हैं अंदर के लोगों का, मतलब 2 का वर्ग 4, पाई का π², r का r², t का t²। ठीक है, तो f इज इक्वल टू 4m, 4 को बाहर ले लिया,
4m पाई स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर आर। यहाँ तक समझ आ रहा होगा। इसके बाद इसके अगले मुद्दे पर अंश तथा हर में, यानी ऊपर नीचे दोनों, अंश तथा हर में r से गुणा करने पर, तो मैंने f इज इक्वल टू 4m पाई स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर आर, यही मैटर यहाँ पे रखा है और दोनों पर ऊपर नीचे मैंने क्या किया हुआ है, r से मल्टीप्लाई यानी गुणा कर दिया है। तो इक्वेशन क्या बन रहा है देखो, 4m पाई स्क्वायर ऐसा ही, r के साथ ये r मिला, r क्यूब हो गया, टी स्क्वायर ऐसा ही रहेगा, r के साथ ये r मिला, r स्क्वायर हो गया। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो इक्वेशन बनता है कुछ इस तरह, f इज इक्वल टू 4m पाई स्क्वायर आर क्यूब अपॉन आर स्क्वायर टी स्क्वायर। अब केपलर के नियमानुसार, केपलर क्या कहते थे, केपलर के नियमानुसार, केपलर, ठीक है, केपलर का तीसरा नियम क्या कहता था कि टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, याद होगा आप लोगों को। तो टी स्क्वायर इज इक्वल टू, प्रोपोर्शनलिटी का चिन्ह हटा, साथ में ये अचरांक लगा, समानुपात का चिन्ह हटाकर अचरांक लगाया, आर क्यूब। टी स्क्वायर यहीं पर, आर क्यूब को नीचे ले आए, ये के जो कि क्या है, अचरांक है। अब इसको हमने इसका गुणात्मक प्रतिलोम कर लिया, यानी कि उल्टा कर दिया, जो टी स्क्वायर अपॉन आर क्यूब था उसको आर क्यूब अपॉन टी स्क्वायर कर दिया, तो ये भी के जो है वो 1 अपॉन के बन जाएगा। तो 1 अपॉन के की वैल्यू क्या है, आर क्यूब अपॉन टी स्क्वायर। तो अब आगे देखें यहाँ पर, अब ये जो 1 अपॉन के की वैल्यू हमको कहाँ डालनी है, ये आर क्यूब की वैल्यू ये वाली थी, जहाँ पर हम 1 अपॉन के को यहाँ पर डालेंगे, ये तो 4m पाई स्क्वायर, के को अंदर ले लिया, r को बाहर कर दिया। अब ये पूरा का पूरा टर्म क्या है, कांस्टेंट है। कैसे कांस्टेंट है, 4 तो 4 ही रहेगा, m क्या है, इस ग्रह का द्रव्यमान है, पाई की वैल्यू 3.14 होती है और k तो कांस्टेंट है ही है, अचरांक है ही। तो इस बराबर के चिन्ह के साथ इस कांस्टेंट को हटा देंगे हम और ये प्रोपोर्शनलिटी का चिन्ह लग जाएगा, जिससे f इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आर स्क्वायर, ये सिद्ध हो जाएगा और यही हमको सिद्ध करना है। तो उम्मीद है इस वीडियो से आपको ये पूरा डेरिवेशन, ये पूरा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन समझ में आ रहा होगा। बहुत ही इम्पॉर्टेंट ये मुद्दा है, आपको एग्ज़ाम में कई बार पूछा जाता है। इस वीडियो को कई बार देखिए, समझिए और इसे सॉल्व करने की कोशिश करिए।